उसको ब्लड मतलब जहाँ पे मैंने उसको ब्लड लगाया, एक ब्लड लगा के बाद मतलब वो जो मैंने सिम्टोमेटिकली इसको इम्प्रूव कर लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट देख के फिर फर्दर मैं उसको प्लान करूँ कि जो है ना अब मैंने क्या करना है उसका। अगर तो वो थैलासीमिया आ जाता है तो मैं उसको जो है ना ओके अगर थैलासीमिया आ जाता है फिर डॉक्टर शाजिया पे अब इसमें अगर थैलासीमिया आ गया फॉर एग्जांपल, अब उसने ओरल ट्रीटमेंट वो कहती है कि वो शुरू यार, से कंप्लायंट तुम्हारी है उसके जिंदगी लिए। आसान हो जाए अगर ये कहो कि मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस भेज दी है and I will make her symptom free, dietary counseling, deworm, and my further management will be according to electrophoresis report. और अगर तुम यहाँ ठीक है अपनी मैनेजमेंट रोक दो, I will manage my patient. I have made her symptom free. I will wait for ठीक है electrophoresis and I will plan her further management after that. And maximum what can ठीक you है do for her is you can put her an oral iron. ठीक है ओरल आयरन Okay, then what सही। will you do? अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की अब तो रिपोर्ट के बाद ही फिर फर्दर जो भी करना है मैंने। Thalassemia trait. थैलासीमिया ट्रेट। अच्छा अब इधर जो है ना अब जो यही चीज मुझे फंसाती है। अच्छा अब ये जो है थैलासीमिया ट्रेट इसका आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो जैसे ओरल आयरन तो वो पहले भी लेती रही है, ठीक है ना। हेलो Why you have हाँ not जी हाँ thought जी। of reviewing your diagnosis? And it is highly unlikely in a primary gravida to have severe anemia due to iron deficiency. सही। सही थैलेसीमिया। Either your patient was having menorrhagia before pregnancy or she don't have iron deficiency anemia. सही In primary gravida, it is written in some book that if a primary gravida develops anemia, then you must have to exclude thalassemia as iron stores are sufficient for one pregnancy. There are two possibilities if primary gravida develops anemia. Number one is either she has thalassemia trait. Number two, she entered in pregnancy with anemia. And why she entered in pregnancy with anemia? She might have menorrhagia, and you never have thought that if she was having menorrhagia, you have to exclude any cause for menorrhagia or not. And if she was not having menorrhagia on history, then you need to exclude thalassemia trait in either way, सही especially in primary gravida. And severe anemia is too much alarming, but you were just managing her routinely. सही Anemia in gravida 5 or multigravida and anemia is primary gravida gives you different clues. ठीक है And severe anemia, hemoglobin 5 must ring alarms in your brain that why she developed, she is primary gravida, even if she belongs to poor socioeconomic status. सही And the largest mistake you made, she was compliant to oral iron. हाँ जी Then if you have at consultant have to give her injectable iron, then what difference you made? Injectable iron any GP must have given her. सही यही तो ठीक है। Okay, then अब मुझे एक बात अच्छा what इधर is अब फिर और gestation पूछनी of थी। your patient according to dating scan? 31 उसके मुताबिक बनती है 31 वीक एंड 6 डेज। Okay. अच्छा अब मुझे अब दूसरी बात ये पूछनी थी कि अब थैलासीमिया ट्रेट उसका आ गया। अब जैसे अब ओरल आयरन तो वो पहले भी वो लेती रही है उसके लिए मतलब, लेकिन उसके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी एनीमिया को। तो अब मैं उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही फिर दूं उसके बाद, मतलब जब 7 भी आ गई तो उसके बाद उसको मैं एटलीस्ट 10 तक तो जानी चाहिए ना उसकी एचबी, या फिर
थैलेसीमिया की गाइडलाइन पढ़ी है? थैलेसीमिया की गाइडलाइन नहीं पढ़ी, इसकी गाइडलाइन वो है। पढ़नी है आपने। अच्छा वो है, मुझे नहीं इसका पता था कि इसकी, क्योंकि मैंने अर्शद चौहान से ही पढ़ा हुआ ये थैलेसीमिया की गाइडलाइन है, ये पढ़नी है आपने। गाइडलाइन। ठीक है, तो जो उसमें अर्शद चौहान में लिखा हुआ उसमें तो यही है कि आपने ओरल आयरन देना है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, दो चीजें ही हैं। ये थैलेसीमिया की गाइडलाइन कोई है, कब थी है ये गाइडलाइन? पुरानी है, जो आपके पास अगर कोई गाइडलाइन की कॉपी है तो उसमें होगी जरूर। अच्छा वो है मेरे पास, गाइडलाइन की बुक्स तो हैं, दोनों ही हैं। हाँ जी बेटा। सही, चलें ये मैं पढ़ लूंगी फिर। ठीक है। अब ओके इसमें जी। अब मैं ये, अच्छा जी, अब तो ये तो थैलासीमिया तो चले हो गया, थैलासीमिया ट्रेट हो गया, और वो तो मैं उसमें गाइडलाइन में देख लूंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो भी हमने करना है। बाकी फर्दर आगे तो फिर वही है कि उसको 36 वीक पे मैंने उसका जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह बता दूं, 38 पे बिशप असेस कर लूं, और उसको जो है ना वही अगर बिशप उसका ठीक है तो उसको मैं जाने दूं टर्म तक, मतलब 41 वीक तक जा सकती है वो प्राइमी। हेलो डॉक्टर आसफा। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब जो थैलासीमिया तो जो उसका मैंने मतलब उसमें से गाइडलाइन में से पढ़ लूंगी ना कि एनीमिया कैसे मैंने उसका करेक्ट करना है, जो करना है। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अब आगे जो फर्दर मतलब मैंने बताना है कि फर्दर मैं उसका यही फिर बताऊंगी ना कि अगर वो जो है ना जैसे अगर उसका एनीमिया करेक्ट है तो मैं उसको डिस्चार्ज कर दूं, 2 वीक पे रिव्यू करूं उसको, 36 वीक पे उसको कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह सारा तो ही बता दूं, 38 पे उसका बिशप असेस करके, ठीक है। अगर तो उसका बिशप ठीक है, मतलब वो पेल्विस एडुकेट है, बिशप भी ठीक है, सब कुछ सही है, तो फिर मैं उसको 41 वीक तक जाने दूं, और फिर उसके बाद अगर 41 पे वो स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी के साथ आती है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज 41 पे उसको इंडक्शन ऑफ लेबर। यार बाकी तो ऑफ कर लो जी बेटा। हाँ जी पी लो। जब पेशेंट आपका हो जाता है ना 36 वीक्स, हाँ जी, उस पे आप बताते हैं, वैसे तो आपने कहीं किसी अल्ट्रासाउंड पे लाइव प्रेजेंटेशन भी नहीं ली, उसमें आप सिंपली कहते नहीं हैं वो तो कि जब मैं उसका बिशप वगैरह भी असेस करूंगी तो साथ उसका सारा वो देख के जो उसका 36 पीएच वीक्स करके पे उसकी असेस करते हैं। 38 वीक्स पे करते हैं बिशप असेस हम। देखो जो केस का फॉर्मेट है ना एग्जाम में लेके हाँ जाने का, हम्म, वो ये है। At 36 weeks, I will assess my patient regarding mode and time of delivery, mode of ठीक delivery, है, and if there will be no contraindication to vaginal delivery, then I will wait for spontaneous onset of labor. And once she ठीक है, will go into labor, I will monitor her labor involved. खुद ही labor शुरू करा देना, जानबूझ के पोस्ट डेट प्रेगनेंसी और इंडक्शन ऑफ लेबर को नहीं अंदर घुसेड़ना। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर असमा। मेरा अब इसका तो ट्रेट आ गया है, तो इसके हस्बैंड का भी स्टेटस असेस होना चाहिए। बिल्कुल कराना है, जब भी थैलेसीमिया ट्रेट आएगा इसमें साथ ही हस्बैंड का इलेक्ट्रोफोरेसिस मांगना है, और फिर उन्हें काउंसल करना है फॉर रिस्क ऑफ थैलेसीमिया मेजर। अब तो चूंकि पेशेंट 30 वीक्स पे है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी आपने उसे रिस्क के लिए काउंसल करना है। ठीक है, सही। सोचा नहीं था अब मेरी मैनेजमेंट ठीक होगी। बाकी सब लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब इसमें मुझे ये बताएं डॉक्टर शादी और क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं? ये जो MCHC था आपका वो नॉर्मल था, तो आप अच्छा मेरी बात सुनिए, जब और प्राइमिंग अगर ग्रैविटा पे MCHC 5 ठीक है, HP पे अगर आप थैलेसीमिया को नहीं कंसीडर कर रहे तो फिर आपने किस में करना है? ठीक है,
नहीं, मैंने वो थैलासीमिया रखा तो हुआ था नीचे के उसमें एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मांझा, लेकिन मुझे वो था कि 27 से 33 पिकोग्राम नॉर्मल है, तो 27 अब मतलब उसकी उसी में आ रही है ना लोअर में, तो इस वजह से ठीक है, ये इसमें मतलब एमसीएचसी की नॉर्मल थी। बेसिस पे करते हैं या एमसीवी की बेसिस पे करते हैं? हम एमसीएचसी की बेस पे करते हैं ना, जो एमसीएचसी में हमारा नॉर्मल है, जैसे 35 है। जब नॉर्मल है तो फिर उस समय थैलासीमिया नहीं सोचेंगे? नहीं, अगर एमसीएचसी नॉर्मल आ गया तो फिर हमने फेरेटिन नहीं मांगना। बाज़ वक्त वो एग्जिस्टेंस जो ऐसे होता है कि एनीमिया। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब सीरम फेरेटिन आपने मुझे 12 दिया, ठीक है, बुक्स में लिखा था 15 से 300 जो है ना वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। वो होता है अब फेरेटिन पे कोएक्सिस्टेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, के ठीक है, थैलेसीमिया तो उसे है ही, साथ ही उसे आयरन डेफिशिएंसी भी है, तो ठीक ये है, उसके डुअल कॉज ऑफ एनीमिया हो जाता है। और जितना सही, पेशेंट की लो हीमोग्लोबिन है, प्रोबेबल है कि एक तो थैलासीमिया है, उसकी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रही है, फिर उस बेचारी को आयरन भी पूरी नहीं मिल रही कि वो जितनी बनती है वो भी उसकी बन जाए, इसलिए वो प्राइमिंग ग्रेविडा आपकी सीवियर एनीमिया में अभी 30th वीक पे एंड अप की है। सही, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अब जैसे अभी ये थैलासीमिया ट्रेट आ गया, ठीक है, अब हमने उसको एचबी फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको जो है ना वो इंजेक्टेबल कह रही हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ही हमने उसका वो करना है। अब वो 32 वीक्स पे है, ठीक है, 7 तक उसकी हमने एक ब्लड लगाया, पहले तो वो सिम्टम फ्री तो हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी जो है ना दो चीजें हैं, जी ऑल्दो जी, अब डुअल व्यूज हैं बुक्स में, ऑल्दो ये लिखा नहीं हुआ कि आप इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हैं थैलेसीमिया ट्रेट में, थैलासीमिया में तो नहीं देने, उन्होंने ये लिखा कि उसमें आयरन ओवरलोड और वो हीमोसिडोसिस और लेकिन वो सारा उसमें ज्यादा ये है, है तो कि जब आप फेरेटिन करवा लेते हैं और डिप्लीटेड स्टोर्स आ गए, ठीक है, सही, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट आयरन ओवरलोड में नहीं है, उसमें आप ठीक है, स्टोर्स रिप्लेनिश के लिए अगर उसे इंजेक्टेबल आयरन देते हैं देन इट इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर ठीक है, फेरेटिन नॉर्मल था और इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी थैलेसीमिया ट्रेट था और आपने उसे ऊपर से इंजेक्टेबल आयरन दे दिया, तो फिर आपने उसे आयरन ओवरलोड कर दिया। जी बेटा। ठीक है, मतलब कि अगर हमें फेराटिन वो लो दे दे तो फिर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इसको जो है ना इंजेक्टेबल हम दे सकते हैं, ये हम फिर एग्जाम में कह सकते हैं। डॉक्टर आसफा, मैं ये कह रही हूँ कि फिर अगर एग्जाम में उसने फेराटिन अगर हमें लो दे दे तो फिर हम उसको अपने इंजेक्टेबल आयरन को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं ना। जस्टिफाई कर सकते हो, बट आपने पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करके थैलेसीमिया एक्सक्लूड या कंफर्म जरूर करना है। ठीक है, ये नहीं कि थैलेसीमिया स्टेटस देके बगैर ही कुछ भी सोचे समझे बगैर वो जो रूटीन में करते हो कि 30 हफ्ते हो गए तो इंजेक्टेबल आयरन दे दो और ठीक है, ऐसे नहीं करना। जो ठीक, भी काम आप करते हो आप उसे जस्टिफाई करते हो। ठीक है, एक होता है डॉक्टर शाज़िया, रेफरेंस एक आयरन बात दे बताएं। देना। जी। अब इस पे आपने कहा कि मेरी माय फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपोर्ट, तो अब इसको यहाँ पे फिर मैं आगे कैसे लेके तो चलेंगे, वो क्योंकि हमने तो डिलीवरी एग्जामिनर तक आपको लेकर जाना है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर दे देता है। अच्छा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अब पहली बात तो ये कि जब एक दफा एग्जामिनर ने कह दिया नॉट अवेलेबल, तो वो 2 मिनट बाद जो नॉट अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन होती है वो आप दोबारा नहीं मांगते, वो आप खुद ठीक है, करवाते हो। अगर आपको लगता है इसके बगैर मैं मरीज मैनेज नहीं कर सकती या मेरी मैनेजमेंट इस पे डिपेंडेंट है, तो आप कहते हैं आई विल सेंड दिस इन्वेस्टिगेशन। और जब आप भेज देते हैं और उससे आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है, तो फिर आप खुद ही कहते हैं आई विल सेंड हर दिस वन रिपोर्ट एंड आई विल वेट फॉर रिजल्ट्स एंड माय मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू दीज रिजल्ट्स। तो एग्जामिनर फिर खुद आपको कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस दे देता है, जैसे एंडोमेट्रियल बायोप्सी दे देते हैं वो आपको, पहले वो आपको कहते हैं नॉट डन, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं उसकी इस तरह पिपेल करके भेज दूंगी और मेरी जो फर्दर मैनेजमेंट है वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे डिपेंड करेगी, तो एग्जामिनर आपको कोई ना कोई बायोप्सी रिपोर्ट दे देता है।
ठीक है। और अगर आपको वो नहीं भी देते इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो विदाउट नोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस यू विल नॉट गिव इंजेक्टेबल आयरन, इसलिए कि इंजेक्टेबल आयरन की जो बुक्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो थैलेसीमिया है या नहीं? सही और कुछ लोग तो ये भी है। कहते हैं कि आपने जिस पेशेंट को देनी हो इंजेक्टेबल आयरन, पहले उसका थैलेसीमिया एक्सक्लूड करो। ऑल्दो ये कोई ठीक बहुत है। ज्यादा सपोर्टेड नहीं है एविडेंस से, बट स्टिल ये कि क्योंकि एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंजेक्टेबल आयरन की, यू नीड टू एक्सक्लूड दैट, इवन अगर आपको कोई सस्पिशन भी नहीं है। इवन हमारे जो प्रोफेसर ठीक। थे वो भी कहते थे कि अगर आपने किसी मरीज को इंजेक्टेबल आयरन देनी है तो आपने पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस भेजना है। वो उन्होंने हमारे वार्ड का प्रोटोकॉल बनाया था कि इंजेक्टेबल आयरन आप किसी भी मरीज को इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाए बगैर नहीं दोगे, ऑल्दो ये किसी गाइडलाइन में रिकमेंडेड नहीं है। रादर इंजेक्टेबल आयरन की तो बहुत ज्यादा एविडेंस और वो भी नहीं है, वो हमने खुद ही ज्यादा फैशन भी बना लिया। ठीक है। लेकिन जब आपको सस्पिशन है तो फिर तो नो वे कि आप उसका एक्सक्लूड ना करो। और प्राइमरी में तो आपके दिमाग के ऊपर थैलेसीमिया सवार हो जाना चाहिए जब उसका एनीमिया आ जाए, और वो भी सीवियर एनीमिया और इस 30 वीक्स पे। हाँ, अगर पेशेंट टाइम पे हो 9-10 तक HB आ जाए तो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है कि उसे कोई डेफिशिएंसी होगी, मेनोरेजिया होगा, नॉन कंप्लाइंट रहेगा, व्हाटएवर। लेकिन उसकी भी जस्टिफिकेशन ये होती है कि पेशेंट एंटर्ड इन प्रेगनेंसी विद एनीमिया। अगर वो नॉर्मल आयरन स्टोर्स के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो तो फिर एक प्रेगनेंसी एनीमिया नहीं करती। सही। और अगर उसकी मेनोरेजिया की हिस्ट्री है तो फिर क्या हम गायनी वाला सारा मेनोरेजिया का टेम्पलेट उससे पूछते हैं? नहीं फिर हम नहीं क्या नहीं पूछते हैं नहीं, अगर? वो आप सिर्फ पेशेंट सिर्फ से यही पूछते हैं कि ज्यादा तो नहीं होती ब्लीडिंग, और ये डेटिंग स्कैन पे फिर आप फाइब्राइड और वो जो ओवेरियन सिस्ट पूछते हैं, तो वो आपकी फाइब्राइड भी फॉर होता है टू एक्सक्लूड कॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि डॉक्टर आसफा ने मिस किया है। नहीं इसमें जो, अच्छा हाँ डेटिंग नहीं, स्टैंड पे इसकी मुझे वो हम पूरी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछते, इसको अब लेकिन देखिए पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी ही नहीं, तो फिर भी मैंने पूछना है। जब हम गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछते हैं, तंग कर रहे वही तो मैं हैं कह रही हूँ, सारों इसको को इसकी गायनेकोलॉजिकल में इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं थी ना। नहीं थी, तो आपने बता नहीं थी। दिया ना कि मॉडरेट ब्लीडिंग, और अगर पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो आपने बताना है शी वाज हैविंग हैवी फ्लो। कुछ लोग तो इसे सही। HM हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेनोरेजिया को HOPI में ऐड करते हैं, लेकिन ये बहुत फिर गंदमंद मच जाता है। इसलिए सही। आपने जब गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री बतानी है तो उसकी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को आपने प्रॉपरली थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, ताकि आपको पता हो कि ये कॉज ऑफ एनीमिया हो सकता है और मैंने इसे एड्रेस किया। ठीक है। डॉक्टर अच्छा शाज़िया, जो इसमें हम थायराइड का कोई रोल हो सकता है? क्योंकि हाइपोथायराइड्स जो होते हैं वो भी, उनको भी इसी तरह थायराइड जो मेनोरेजिया है होता ना, है वो तो प्राइम। थायराइड इतना सीवियर एनीमिया नहीं करता, और ये जो थायराइड की पैथोफिजियोलॉजी है विद एनीमिया वो भी शायद होगी कहीं लिखी हुई, मुझे नहीं पता वो कैसे करता है। इसलिए मैं तो एनीमिया में कभी भी थायराइड नहीं इंक्लूड करवाती। कि एक दो दफा ठीक है। ऐसा हुआ अच्छा भी है कि एग्जामिनर्स ने पूछा है कि हाउ थायराइड कॉजेज एनीमिया। अगर आप लोगों में से कोई बंदा ढूंढ के ग्रुप में शेयर कर दे तो नेकी होगी, मुझे कहीं नहीं मिला ये। अच्छा। अच्छा दूसरी ये चीज मैंने पूछनी थी कि ये जो हम स्टूल फॉर ओवासिस्ट के लिए मांगते हैं, ये हम थ्री कंसेक्टिव डेज के लिए मांगे या सिंगल सैंपल मांगे? सिंगल आपकी बुक में लिखा हुआ था, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो 3 कंसेक्टिव डेज वाला पढ़ा हुआ था, 3 कंसेक्टिव डेज के लिए मांगना है आपने, तो इसमें ये सिंगल लिखा हुआ है। जो है ना माइक्रोबियोलॉजिस्ट, हम्म। वो ये कहते हैं कि अगर तो पेशेंट की हिस्ट्री है और आपको ठीक है स्ट्रॉन्ग फिर। सस्पिशन है, ठीक है, सही। तो फिर आप 3 डेज का करेंगे और आप डायग्नोसिस उसका कंफर्म या एक्सक्लूड करेंगे। और अगर कोई हिस्ट्री ठीक है। पेशेंट नहीं देता और एसिम्प्टोमेटिक है तो आप एक सिंगल स्पेसिमेन करवा लें, और वो भी अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो इन आइदर वे आपने एम्पिरिकली तो उसे ट्रीट करना ही है। लेकिन अगर ठीक है। हिस्ट्री सजेस्टिव है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है
और आपने 3 डेज का करवा के और फिर पूरी फैमिली को आपने डीवर्म करना, क्योंकि ये विशियस सर्कल चलता है, बच्चों से अम्मा को और अम्मा से बच्चों को होता है। ठीक है। अच्छा, अब डेटिंग स्कैन पे जैसे अब फॉर एग्जांपल वो सीआरएल भी नहीं थी, तो डेटिंग स्कैन पे हम जेस्टेशनल सैक हमारे लिए मतलब वो सफिशिएंट होता है? पे आप पूछते हैं बायोमेट्री, उसमें वो जेस्टेशनल सैक हुआ हो, सीआरएल हुई हो या बीपीटी हुआ हो, फिर वो एग्जामिनर आपको बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, और ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट फिर मैं करूंगी। अभी तक आपका एनीमिया नहीं हुआ, आपने एनीमिया फिर दोबारा पढ़ना भी है और हाँ जी, वो जी डॉक्टर अस्मा। ठीक है। लाइक की डेफिनेशन पूछी, अब हम जो है पहले तो 10 to 25 नॉर्मल। यार अस्मा तुम्हारी आवाज नहीं आती मुझे, अपना ना माइक एडजस्ट करो। की डेफिनेशन पूछना चाह रही थी। मुझे तो आवाज नहीं आ रही, किसी और को आ रही है तो मुझे बता दो। वो कह रही है ना डेफिनेशंस, पता नहीं कौन सी पूछना चाह रही है, डेफिनेशंस का कुछ समझ आई है। ओलिगो मैडम, ओलिगो की डेफिनेशन डिक्रीज्ड लाइकर वॉल्यूम, यही बोलेंगे हम? लेवल भी तो बताएंगे ना, रेफरेंस डिक्रीज्ड लाइकर वॉल्यूम रेफरेंस रेंज जो है ना वैसे 5 से 22 है, ठीक है, या फिर वो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है ना वो लेस देन 2 सेंटीमीटर थी, इस तरह का है ना? ऐसे ही था। AFI less than 5 और deepest vertical pocket less than 2। हाँ, ऐसे था, लेस देन 2 और लेस देन 5। अच्छा जी, अब क्या मैनेजमेंट है रही? अभी मैनेजमेंट जो है ना दोबारा नए सिरे से दोबारा आएगी। ये वो जो है ना उसमें वाली बात है कि एक दिन में जाती हूँ तो वो अनीमिया बन जाता है, दूसरे दिन में थैलासीमिया बन जाता है, तीसरे दिन में कुछ और बन जाता है। तो ये जो है ना, और हमें सिर्फ एक अनीमिया ही करना आता है, बाकी हमें कुछ नहीं आता है। आसफा, अगर यही मरीज आपके क्लिनिक पे आ जाए आपको HOD समझ के और आप उसे इंजेक्टेबल आयरन लगवा के अनडायग्नोज्ड थैलासीमिया घर भेज दो और वो सारी जिंदगी इस पे चलाए, ठीक है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो ना हुई ना। सही बात है। नहीं, अनीमिया तो जो है ना ये जितना मतलब वो हमें आसान लगता है ना उतना ही फंसाता है, ये तो बहुत जो है ना। ठीक है, ये दोबारा बेसिक एक्चुअली आज ये था कि आज जो है ना केस बाजी फरजाना ने प्रेजेंट करना था, मैंने तो ये टाइम पे आके जो जी डॉक्टर अस्मा, अब यही केस मेरा एग्जाम में आया था जी एग्जाम में मैडम, यही केस आया था मुझे। वो कह रही है कि मेरा यही केस आया था एग्जाम में ना। अच्छा, थैलासीमिया आया था इनको। थैलासीमिया आया। तो फिर आज पता चल गया ना कि क्यों एग्जामिनर ने पास नहीं किया। हाँ, क्योंकि थैलासीमिया हमने बताया नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई घंटी नहीं बजी यार, प्राइमरी की एज भी 5 कैसे हो गई। डॉक्टर शाजिया, ये जो MCHC और वो साथ में थे उसके फेरेटिन लेवल दोनों नॉर्मल थे, ये दोनों HB इलेक्ट्रो 12 कम है, 15 से 300 होता है। फेरेटिन 12 कम है, 15 से 300 का होता है। डॉक्टर फरजाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, जब प्राइमरी में इतना सीवियर एनीमिया आ जाए तो आप सोचते हैं कि यार कोई गड़बड़ है, कोई वजह आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। जी। अच्छा, इसमें अगर जैसे अब पेशेंट का पता नहीं चला, हमने अब ब्लड भी लगा दिए, हमने सारे जो है ना डिलीवरी भी उसकी हो गई, अब उसका हमने HB इलेक्ट्रोफोरेसिस किस वक्त करवाएं, जब अगर फ्रेश ब्लड हमने उसे लगवा दिए दोबारा हम उसके 3 मंथ के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है। 3 मंथ के बाद।
हाँ क्योंकि ये पेशेंट जैसे आई और उसको ब्लड लग गया साथ ही 5 HB पे आई, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो रिपोर्ट फिर उसने तो नहीं भेजा तो फिर 3 मंथ के बाद भेजना होता है। ठीक है सही। लेकिन इसकी मेरे ख्याल में हिस्ट्री में भी नहीं था, फैमिली हिस्ट्री में भी कहीं नहीं था फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं था, इसकी हिस्ट्री में भी नहीं था, और इसको जो है ना हाँ खुद वो कह रही थी कोई इस तरह के टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था यार आप अच्छा अब देखें जैसे ये वाली पेशेंट थी हिस्ट्री लेना, और देखो सबसे बड़ी इंडिकेशन उस बेचारी ने दी है कि मैं 9 महीने आयरन खाती रही हूँ। हाँ लेकिन असर नहीं हुआ। या तो उसे वार्म इन्फेस्टेशन भी नहीं थी, मैं कंप्लायंट रही हूँ डॉक्टर होगा या वाकई थैलेसीमिया होगा। सही। यार हमारी एक इधर डॉक्टर थी, हमारे साथ ट्रेनिंग करती थी, ठीक है, उसके ना हमेशा ही होंठ पीले होते थे, तो उसे कभी सीनियर कहते थे कि यार तुम बहुत पेल हो, तुम्हारे जो है ना ये लिप्स वो है, तो वो कहती थी नहीं ये मैं ड्यूटी करके बहुत थक जाती हूँ तो इसलिए मुझे ऐसे हो जाती हूँ ना। शी रिमेन अनडायग्नोज्ड, यहाँ पे उसके कोई 1-2 बच्चे भी हो गए, फिर भी किसी ने बॉदर ना किया। अल्टीमेटली वो यूके गई, वहाँ पे उसकी 3rd प्रेगनेंसी थी, वहाँ पे उसकी इवेल्युएशन हुई, वहाँ जाके उसका थैलेसीमिया ट्रेट डायग्नोज हुआ। ये देख लो कि हम लोगों की असेसमेंट लेवल और डॉक्टर्स की कंप्लायंस, तो इस तरह डॉक्टर्स की कंप्लायंस तो बहुत बुरा है। खाते ही नहीं है आयरन, आसवा ले रही जी। मैंने कहा हमारे यहाँ खाता कौन है आयरन, कोई भी नहीं खाता। हमारे यहाँ आसवा भी नहीं खा रही हमारी। नहीं डॉक्टर हमारे बताना, मैंने अपनी तीनों प्रेगनेंसीज में ओरल आयरन ली है, और बुकिंग पे मैं होती थी एनीमिक, और मैं ओरल से ही बिल्डअप करती थी, और मैं जब से मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई है ना उस दिन से आज तक मैं ओरल आयरन खा रही हूँ, इसलिए कि मेरी ये प्रेगनेंसी होती है या लैक्टेशन। डॉक्टर शाजिया मैंने सारे चारों सिजेरियन जो है ना 8 HB कि अब माल्टोफर शॉर्ट हो गई है। हाँ अच्छा मुझे ये तो मेरा ये देखें कि मेरी HB 8 से नहीं बढ़